नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की सबसे भरोसेमंद खबरें। मैं हूं परवीन शेख। अगले कुछ मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे महाराष्ट्र की हर बड़ी हलचल से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शिवसेना यूबीटी के लिए फिर संकट बने एकनाथ शिंदे। एक एक करके 6 सांसदों ने छोड़ा उद्धव का साथ, विधायकों के भी इस्तीफे तैयार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भड़के संजय राउत, यूबीटी के बागी सांसदों को दी गालियां, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, लोगों ने कर दी धुलाई। खुले में नमाज को लेकर एक बार फिर मुंबई में मचा बवाल। बांद्रा स्टेशन के बाहर नमाज अदा करने पहुंची बड़ी संख्या में लोगों की भीड़, एक्शन की हुई मांग। थप्पड़ कांड के बाद नागपुर में कॉकरोचों का शक्ति प्रदर्शन। नागपुर में कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन, युवाओं ने शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्ताव मंजूर। फडणवीस कैबिनेट ने स्वास्थ्य, शिक्षा और तकनीक को लेकर मंत्रियों को दिए नए आदेश। खबरों में सबसे पहले बात उद्धव को लगे सबसे बड़े झटके की। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर हो चुका है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के सामने अपनी पार्टी बचाना नामुमकिन हो गया है। खबरों के मुताबिक पार्टी के कई सांसदों के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने की पूरी तैयारी हो चुकी है, जिससे राज्य की राजनीति में हलचल तेज है। शिवसेना यूबीटी के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 सांसद शिंदे गुट को समर्थन देने या उसके साथ जाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। इसी वजह से उद्धव ठाकरे ने अपने घर मातोश्री पर सांसदों की बैठक भी बुलाई। सभी से पार्टी के प्रति निष्ठा बनाए रखने की अपील की गई। कुछ सांसद बैठक में मौजूद रहे, जबकि कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, लेकिन 6 सांसद गायब रहे जो अब शिंदे की पार्टी में कभी भी शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं, जिसके लिए दिल्ली में एकनाथ शिंदे के साथ मीटिंग भी हो चुकी है, जिसमें तय हो चुका है सब कुछ, यानी पूरी रिपोर्ट या कहे मर्जर की प्लानिंग हो चुकी है। ऑपरेशन टाइगर ने अपना काम पूरा कर दिया है। बताया जा रहा है कि शिंदे गुट लंबे वक्त से उद्धव गुट के सांसदों के संपर्क में है। कुछ नेताओं ने दावा किया है कि 6 सांसदों से बातचीत अंतिम चरण में है और मॉनसून सत्र से पहले ये सभी सांसद शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे। हालांकि अभी तक किसी सांसद ने आधिकारिक तौर पर शिवसेना यूबीटी छोड़ने की घोषणा नहीं की, लेकिन कई रिपोर्ट्स में 7 सांसदों के शिंदे गुट को समर्थन देने की बात कही गई है। अगर ऐसा होता है तो ये 2022 के बाद उद्धव ठाकरे के लिए दूसरा सबसे बड़ा झटका होगा। 2022 में भी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में विधायक अलग हो गए थे, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे की सरकार महाराष्ट्र में गिर गई थी और पार्टी का बड़ा हिस्सा एकनाथ शिंदे के साथ चला गया था। उद्धव ठाकरे की पार्टी अब पूरी तरह से टूट गई है। कई सांसदों की शिंदे गुट के संपर्क में होने और दिल्ली में राजनीतिक गतिविधियां तेज होने से यह साफ है कि शिवसेना यूबीटी गंभीर संकट का सामना कर रही है। आने वाले दिनों में सांसदों के फैसले से यह तय होगा कि उद्धव का सियासी सफर बचता है या पूरी तरह खत्म हो जाता है। उद्धव के सामने अब अपने बेटे आदित्य ठाकरे के सियासी भविष्य को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। खबरों में अब बात संजय राउत की धुलाई की। सांसद संजय राउत एक बार फिर अपने गाली गलौज को लेकर सुर्खियों में है। 17 जून को संजय राउत ने बागी सांसदों को जमकर गाली दी और मीडिया चैनल्स को इसे ना हटाने की अपील की, जिसके बाद में इस पर सफाई देते हुए कहा कि ये मराठी समाज में ऐसे ही शब्द आम बोलचाल का हिस्सा है। संजय राउत ने उन सांसदों पर हमला बोला जिनके बारे में शिंदे गुट में जाने की अटकलें चल रही हैं, यानी जो बागी हो चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि कुछ सांसदों को 15-15 करोड़ रुपए तक का लालच दिया गया और इस दौरान उन्होंने कहा कि ये डैश डैश, इसके बाद इसे कट ना करने की अपील की। इतना ही नहीं, आगे कहा कि बेईमानी इनके खून में है और बाद में सफाई देते हुए इसे मराठी भाषा में आम बोलचाल का जो रवैया है वो बताया। साल 2020 में भी अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना के बीच विवाद के दौरान संजय राउत ने लाइव टीवी पर कंगना के लिए आपत्तिजनक शब्द हरामखोर लड़की का इस्तेमाल किया था। इस बयान के बाद भी देश भर में भारी राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं देखने को मिली और बाद में चौतरफा घिरने पर उन्होंने सफाई दी थी कि उनके कहने का मतलब नॉटी यानी नटखट था। बागी विधायकों को जिंदा लाश तक बता दिया था। 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत के दौरान राउत ने गुवाहाटी गए विधायकों को जिंदा लाश बताया था। उनके इस बयान को राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ करार दिया गया। विपक्ष ने भी कड़ी आलोचना की। संजय राउत के गाली गलौज वाले बयान को लेकर राजनीतिक माहौल के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी माहौल काफी गर्मा गया है। उनके बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद राजनीतिक दलों के
नेताओं और आम लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। इस मामले को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। राउत के समर्थकों ने उनका बचाव किया और कहा कि उनके बयान को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। का साफ कहना है कि विरोधी दल इस मुद्दे का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करें और इस विवाद के चलते सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई। कुछ लोग संजय राउत के समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं, जबकि बड़ी संख्या में लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। फिलहाल यह मामला राजनीतिक चर्चा का प्रमुख विषय बन चुका है। खबरों में हम बात करते हैं खुले में नमाज को लेकर मचे बवाल की। मुंबई में एक बार फिर खुले में नमाज पढ़ने को लेकर बहस तेज है। शहर के बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर बड़ी संख्या में लोगों ने खुले में नमाज अदा की। ये घटना ऐसे वक्त पर हुई जब सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक गतिविधियों को लेकर कई हिंदू संगठन और लोग जो हैं लगातार मांग उठा रहे हैं कि ये बंद होना चाहिए। धार्मिक अनुष्ठान निर्धारित स्थलों पर ही की जाए ताकि आम लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। बांद्रा स्टेशन के बाहर जमा हुए मुस्लिम लोगों ने सड़क किनारे और खुली जगह पर नमाज अदा की। इस दौरान वहां लोगों की अच्छी खासी भीड़ मौजूद रही। घटना की वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए, जिसके बाद इस पर लोगों की नाराजगी भी सामने आने लगी। कुछ लोगों का साफ कहना है कि रेलवे स्टेशन और दूसरे सार्वजनिक जगहों पर इस तरह की धार्मिक गतिविधियों से आम लोगों की आवाजाही प्रभावित होती है। उनका मानना है कि सभी धर्मों के लोगों को अपने धार्मिक कार्यक्रमों के लिए निर्धारित स्थल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा लोगों का आरोप है कि बार बार आपत्ति करने के बावजूद खुले में नमाज अदा करना कानून का उल्लंघन भी है और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का तर्क है कि कई बार खास परिस्थितियों में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और खुली जगह का इस्तेमाल जो है वो नमाज पढ़ने के लिए करते हैं। उनका कहना है कि इस मुद्दे को धार्मिक विवाद का रूप देने की बजाय इसका समाधान निकालने की जरूरत है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने सार्वजनिक स्थानों के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए, जबकि कुछ ने धार्मिक स्वतंत्रता का हवाला देते हुए नमाज अदा करने वालों का समर्थन किया। हालांकि प्रशासन की तरफ से इस मामले में क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर सभी की नजरें बनी हुई है कि इस पर अब एक्शन की मांग की जा रही है। देश के संविधान में सभी लोगों को अपने धर्म का पालन करने और उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात जरूर कही गई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कहीं भी, जब मस्जिदें हैं तो आप वहां नमाज पढ़ें। यातायात और दूसरे लोगों की असुविधा का भी ध्यान रखना जरूरी है। बांद्रा स्टेशन के बाहर खुले में नमाज की इस घटना ने एक बार फिर धार्मिक स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। नागपुर में एक बार फिर राजनीतिक हलचल का ये केंद्र बन गया जब कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके अपने समर्थकों के साथ विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। हाल ही में जयपुर में उनके साथ हुए थप्पड़ कांड की चर्चा से पहले ही पूरे देश में इसकी खूब चर्चा हो रही है और ऐसे में अब नागपुर का विरोध प्रदर्शन भी ज्यादा सुर्खियों में है। सुबह से ही नागपुर के संविधान चौक पर पुलिस और प्रशासन की खास व्यवस्था भी दिखाई देती रही। अभिजीत दीपके और उनके समर्थक शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जमा हुए थे। कॉकरोच जनता पार्टी अपने अनोखे नाम और अलग अंदाज की वजह से पिछले कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर चर्चा में भी है। साथ में कॉकरोच जनता पार्टी के आपस में जो मारपीट के वीडियो हैं वो भी तेजी से वायरल हो रहे हैं। लेकिन इस प्रदर्शन की सबसे बड़ी वजह वो थप्पड़ कांड था जिसने अभिजीत दीपके को अचानक से सुर्खियों में लाया और उनकी फजीहत भी कराई। जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान एक शख्स ने सार्वजनिक रूप से उन्हें थप्पड़ मार दिया। घटना का वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लाखों लोगों तक पहुंच गया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में भी लिया। नागपुर पहुंचने पर दीपके ने कहा कि थप्पड़ की घटना से उनका मनोबल टूटने वाला नहीं है। उन्होंने दावा किया कि विरोधियों ने उन्हें डराने की कोशिश की है, लेकिन वो अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। वहीं उनके समर्थकों के बीच नारेबाजी करते हुए कुछ बातों को लेकर आपस में ही मारपीट हो गई और कॉकरोच आपस में ही लड़ते झगड़ते नजर आए। हालांकि विरोध प्रदर्शन के दौरान कई लोग दीपके की आलोचना भी करते दिखाई दिए। कुछ लोगों का मानना था कि उनकी राजनीति सिर्फ सोशल मीडिया और प्रचार तक सीमित है, जबकि समर्थकों का कहना था कि उन्होंने युवाओं और छात्रों के मुद्दों को राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बना दिया है। इस वजह से प्रदर्शन स्थल पर कई बार तीखी बहस भी देखने को मिली। पुलिस ने पूरे कार्यक्रम पर कड़ी नजर रखी थी और किसी भी तरह की घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया। अधिकारियों का साफ कहना था कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हुआ, लेकिन राजनीतिक चर्चाओं का दौर जारी है और इस पूरे घटनाक्रम ने अभिजीत दीपके और कॉकरोच जनता पार्टी को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। जयपुर के थप्पड़ कांड से लेकर नागपुर के विरोध प्रदर्शन तक दीपके लगातार खबरों में हैं। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि यह आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रहता है या फिर वाकई में वो अपनी राजनीतिक पहचान बना पाता है। लेकिन फिलहाल तो कॉकरोच आपस में ही लड़ते झगड़ते और मारपीट करते नजर आ रहे हैं।
खबरों के आखिर में बात कैबिनेट मीटिंग की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रशासनिक सुधार, किसानों को राहत, शिक्षा और विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक का सबसे बड़ा फैसला उन किसानों के लिए माना जा रहा है जो पूर्व की कर्ज माफी योजना का फायदा नहीं ले सके थे। सरकार ने 2017 और 2019 की ऋण माफी योजनाओं से वंचित किसानों को राहत देने का फैसला लिया। इसके लिए हजारों करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। सरकार का कहना है कि तकनीकी कारणों से छूटे किसानों को अब योजना का फायदा दिया जाएगा। बैठक में कई और बड़े फैसले भी लिए गए। बैठक में हाई एजुकेशन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। नए कॉलेज, नए पाठ्यक्रम और अतिरिक्त शैक्षणिक विभागों को इजाजत देने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए, इसका भी प्रस्ताव पास किया गया। सरकार का साफ कहना है कि इन फैसलों का मकसद प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना और किसानों को राहत देना है, शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करना और राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने अधिकारियों को सभी फैसलों का समयबद्ध पर और ट्रांसपेरेंसी तरीके से इस पर आगे बढ़ने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।